हेलो स्टूडेंट्स। अपन फर्स्ट क्लास में बात किए थे वर्मी कल्चर। किस पे? वर्मी कल्चर पे। जिसमें अपन ने पढ़ा था कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को कैसे कल्चर किया जाता है, ये कैसे महत्वपूर्ण है अपने इकोनॉमी की बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, इसका पालन कैसे किया जाता है, इससे प्राप्त मटेरियल कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये सभी अपन इसके बारे में पढ़े थे कि ये फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी जो होती है वो एक तो ये खेतों के लिए क्या खाद खाद बनाता है। दूसरा, इसको कुछ ऐसे आदिवासी लोग किसके रूप में प्रिपेयर करते हैं, फूड के रूप में, तो ये फूड। और तीसरा, ये सोइल फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। और जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है वो क्या करता है, ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने का काम करता है। क्लीनर, ठीक है, एनवायरनमेंट क्लीनर का भी काम करता है। किस प्रकार से? क्योंकि ये अपने फूड के रूप में क्या क्या लेता है, इसका जो फूड होता है, फूड फॉर अर्थ फूड, तो ये क्या करता है, एक तो वेस्ट कार्बनिक मटेरियल का यूज करता है, और दूसरा कुछ इकोलाइज को भी क्या करता है, उनको भी फीड करता है। साथ में ही फंजाई का भी ये क्या करता है, फूड के रूप में प्रिपेयर करता है। तो इस प्रकार से ये एनवायरनमेंट को इकोलाई और फंजाई और वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी का क्या करता है, इन सभी को फूड के रूप में प्रिपेयर करके एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करता है। ठीक है, तो वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर, ठीक है। तो वर्मी यानी कृमि और कल्चर यानी पालना। तो कृमियों को पालना ही क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर। और कृमि के रूप में अपन कौन से कृमि को पालते हैं? अर्थवॉर्म। ये कौन से फाइलम का बताया था मैंने? एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा की जो कैरेक्टरिस्टिक बताए थे वो कैसे हो, सेगमेंटेड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंट अपेंडेजेस नहीं पाए जाते इनमें, ठीक है। सीलिएटेड बॉडी होती है, खंडों में विभाजित होती है, और प्रत्येक खंड के अंदर इसका सिस्टम पाया जाता है, ये सभी बताए थे। नर्वस सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका। अब बात करते हैं अपन, जो मैंने कहा था कि अपन नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे, शहरी कल्चर। ये तो अपना किसका हो गया, वर्मी कल्चर का, ठीक है, जो अपना फर्स्ट लेसन था अपनी थर्ड बुक, बीएससी फाइनल ईयर की थर्ड बुक, अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। उसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो था अपना वर्मिकल्चर, और सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सिल्क कल्चर।
सिल्क कल्चर। अब ऐसा कौन सा एनिमल है जो सिल्क का फॉर्मेशन करता है? सिल्क की होता है रेशम। क्या होता है? रेशम। ठीक है, तो ऐसा एनिमल या ऐसा कीट जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है, सिल्क का उत्पादन करता है, वो कौन सा होता है? बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो बॉम्बिक्स मोराई को अपन इसमें पढ़ते हैं। और बॉम्बिक्स मोराई जो एनिमल है वो कौन से फाइलम का है? आप बताओगे कि सेकेंड में पढ़ के आए थे कि बॉम्बिक्स मोराई कौन से फाइलम का एनिमल है। और अभी मैंने कहा था कि ऐसा कीट जो सिल्क का प्रोडक्शन करता है वो कौन से फाइलम में आता है? सिल्क का प्रोडक्शन करने वाले कीट्स का क्या करते हैं अपन? कल्चर करते हैं, वही सेरीकल्चर कहलाता है। तो सेरीकल्चर के अंदर बॉम्बिक्स मोराई एक स्लग होता है जिसका अपन क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। तो ये स्लग जो होता है वो कौन से फाइलम का होता है? कौन से फाइलम का होता है? एनिलिडा। एनिलिडा नहीं, एनिलिडा में वर्मिकल्चर आता है और सेरीकल्चर आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो एनिमल होता है, आप कभी भी किसी भी ऐसे कोई शब्द सुन लो कीट, जहां कीट शब्द आया वहीं समझ जाओ कि अपन कौन से फाइलम की बात कर रहे हैं? आर्थ्रोपोडा। सिंपल डेफिनेशन है, शब्द से ही पहचान करते हैं कीट। ठीक है, और कीट जो होता है आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग के एनिमल्स होते हैं। इंसेक्टा क्लास। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के अगर अपन कहीं पे भी बात है कि ये कीट ऐसे खा गया, तो कीट ने कहीं भी कुछ कर दिया या कुछ भी शब्द आए कि कीट, तो कीट कौन से का है? इंसेक्टा वर्ग का है। और इंसेक्टा वर्ग किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ये तो हो गया अपनी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं अपन इसके सिल्क की। ठीक है, तो सेरीकल्चर में किसका प्रोडक्शन होता है? सिल्क का। किसके द्वारा किया जाता है? स्लग या बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो बॉम्बिक्स मोराई का कल्चर ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है कि बॉम्बिक्स मोराई का ही जो कल्चर किया जाता है वही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब इसके अंदर सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क रेशम का उत्पादन होता है। और ये जो सिल्क होता है वो कैसा होता है? एक धागेनुमा संरचना होती है जो व्हाइट या येलो लाइक सिल्क होता है। ठीक है, अब अपन बात ये कर रहे हैं कि ये येलो हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। तो ये सिर्फ इस बॉम्बिक्स मोराई से जो होता है प्राप्त होता है उसका ही कलर होता है। लेकिन और भी कुछ ऐसे स्लग्स होते हैं जिनका बॉम्बिक्स मोराई या बॉम्बिसिडी फैमिली से ना होके दूसरी फैमिली से होते हैं। उस फैमिली के अंदर अलग अलग, जैसे रेड स्लग हुआ, लाल स्लग हुआ, तो वो किस प्रकार का करता है? लाल प्रकार का सिल्क उत्पादन करता है। ठीक है, हाँ, तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? कि जो सिल्क प्रोड्यूस होता है या सिल्क प्राप्त करने के लिए जिस रेशम कीट का पालन करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ये एक स्लग होता है
ठीक है, जिस जो एक चिपचिपा पदार्थ सिगरेट करता है, ठीक है, वो कौन सी, अपने प्यूपा अवस्था में, ठीक है, एलिगेटर अवस्था के अंदर एक पत्तियों को खाता है, और उसके बाद में जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, उस वक्त क्या करता है, खाना बंद कर देता है और एक केमिकल सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जो एक जिलेटिन टाइप का सिरेसिन केमिकल होता है, जो हवा के संपर्क में आती है सूख जाता है और धागे के समान उसकी संरचना बन जाती है, वही सिल्क होता है। अब ये दो अपने इसकी सेरिकल्चर की कॉमन बात, आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हाँ, हिस्ट्री के अगर अपन बात करते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ पे इसका उत्पादन होता था, चाइना के अंदर, चीन के अंदर, ठीक है, कहाँ होता था, चीन के अंदर। चीन में लगभग आज से 2000 साल से भी अधिक, ठीक है, से पहले 2000 साल से पहले भी रेशम प्राप्त करने की विधि ज्ञात थी उनको, लेकिन चाइना ने क्या इसको कुछ, चाइना जो चीन के प्रशासक थे वो इसको गुप्त रखे, वहां की गवर्नमेंट ने इसको गुप्त बनाए रखा। सबसे पहले चाइना के अंदर एक शहर था वांगटीन, ठीक है, वांगटीन, यहां पे 2697 बीसी, 2697 बीसी में चाइना के वांगटीन प्रदेश में 2729 बीसी में सबसे पहले वहां की रानी जो थी उनका नाम था लोजू, ने रेशम को प्राप्त किया एक धागे के रूप में, ठीक है। 2697 में वहां की जो चाइना की वांगटीन प्रदेश की रानी थी लोजो, उन्होंने सबसे पहले रेशम को एक धागे के रूप में प्राप्त किया, ठीक है। और वहां का जो चाइना का जो सरकार थी उसने प्रशासन को बोल दिया कि ये जो विधि है, ये जो मेथड है, ये अपने देश में ही रहना चाहिए, अगर किसी देश में चला गया तो अपने को अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। व्यापारिक तौर पे चाइना ने इसको अपना खुद का व्यापार बढ़ाने के लिए सिल्क प्रोडक्शन को अपने ही देश में बनाए रखा, लेकिन और जो भी इसको देश से बाहर ले जाने की कोशिश किया उसको बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया गया। लेकिन सन 555, ठीक है, 555 एडी में कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, इस विधि को ज्ञात करने के लिए पादरी का वेश धारण किया, पादरियों का, ठीक है। एक जैसे अपने मंदिरों में पंडित होते हैं ना, वैसे ही चर्च के अंदर जो पंडित होते हैं उनको पादरी बोलते हैं। तो उन्होंने पादरियों का वेशभूषा धारण करके इस विधि का पता लगाया और उनके द्वारा सर्वप्रथम 1900 सॉरी हाँ, मैंने यहाँ सन लिख दी थी पहले ही, सन 555 एडी के अंदर उन्होंने क्या किया, पादरियों का वेश धारण किया और इस मेथड का पता लगाया, और 555 में इसको सबसे पहले कहाँ लेके आए, यूरोप, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर पूछे कि चाइना से सबसे पहले सेरिकल्चर का जो मेथड था वो कहाँ पे आया, यूरोप महाद्वीप में पहुंचा, फिर वहां से सभी देशों में धीरे धीरे पहुंच गया, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ आया था, यूरोप के अंदर कुछ पादरियों ने इसका जासूसी करते हुए इसको यहाँ पे लेके आए, शहतूत के पत्तों पे ही सेरिकल्चर बोम्बिक्स मोराई के एग होते हैं, तो एग को उन्होंने छिपा के लाए थे और फिर उनका उपयुक्त टेम्परेचर को उनका स्फुटन करवाया, एग्स का स्फुटन करवाने के बाद उनसे जो कोकून लार्वा निकला, लार्वा को कोकून अवस्था में प्राप्त करके कुछ
जो एनिमल्स थे उनको तो क्या किया, अगली नेक्स्ट संतति के लिए रख लिया, यानी कि उनको कोकोन को प्यूपा में बदलने के लिए रखा। लेकिन कुछ को क्या किया, कुछ कुछ से उन्होंने रेशम प्राप्त किया और वहां पे इसका प्रसार प्रसार किया। धीरे धीरे पूरे यूरोपीय देशों के साथ साथ अपने एशिया महाद्वीप में भी इसका प्रसार हो गया। ठीक है। और जापान, अब इसको जो इसका जो कल्चर करने की जो मेथड था, जो प्रयोगों द्वारा इसको किया गया, यानी कि इसकी जो शहरी कल्चर पे जो प्रयोग किए गए, तो जापान के अंदर 1911 में किया गया। 1911 के अंदर जापान में इसका क्या किया, शहरी कल्चर पे अध्ययन किया गया और प्रयोग किए गए। और अपने इंडिया के अंदर 1905 में एक वैज्ञानिक थे लेफ्रॉय। कौन से? लेफ्रॉय। इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट था, प्यूसा इंस्टीट्यूट, यहां पे सेरिकल्चर इंडिया के अंदर 1905 में लेफ्रॉय द्वारा न्यू दिल्ली में फिर से इंस्टीट्यूट में बोम्बिक्स मोराई पे क्या किया, इसके कल्चर और इसके जो लाइफ साइकिल है उस पर अध्ययन किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं अपन बोम्बिक्स मोराई की। ठीक है, इसकी बोम्बिक्स मोराई की बात करते हैं। ये तो क्या होगी, इसकी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री को अपन वापस देखते हैं कि हिस्ट्री ये सबसे पहले चाइना में था। चाइना में लगभग 2000 साल पहले से ही ये मौजूद था, लेकिन इसको वहां पे गुप्त रूप से इसका प्रोडक्शन किया गया। लेकिन कुछ पादरियों की वेश में, कुछ जासूसों ने क्या किया, 555 सन में 555 एडी ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यूरोप में इसको लेके आए। यूरोप से ये पूरे आसपास के यूरोपीय देशों के साथ साथ अपने एशिया देशों में भी इसका प्रसार हुआ। और अब ये जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका, कोरिया, सभी देशों में ये एक प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में विकासशील हुआ। और आज इसका ये जो अपने इंडस्ट्री एरिया का सबसे प्रमुख बिजनेस इसी को माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं बोम्बिक्स मोराई। तो बोम्बिक्स मोराई एक साल में बहुत बार इसकी क्या होती है, प्रजनन क्षमता होती है। और एक साल में इसकी बहुत सारी जनरेशन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने भारत देश में सभी जगहों पे, अपने भारत की बात कर रहे हैं, अपने इंडिया के अंदर सभी जगहों पे इसका क्या कल्चर किया जाने लगा। ठीक है, और एक साल में अगर एक से ज्यादा इसकी जनरेशन निकलती है तो इसको तो अपन बात करते हैं बोम्बिक्स मोराई जो होती है, इस पे अनेक यथक प्रयोग किए गए, प्रैक्टिकल किए गए। और इसकी कुछ जेनेटिक आनुवांशिक विधि द्वारा जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा इसकी हाइब्रिड स्पीशीज तैयार की गई। और भारत के अंदर इसकी एक साल में अनेकों फसल प्राप्त की जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, मल्टीवोल्टाइन का मतलब है कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, मोर देन 2 से अधिक जो फसल प्राप्त की जाती है, फसल यानी कि इससे अधिक एक साल में 1, 2 या 3 जनरेशन से, 1, 2 या 3 जनरेशन या 4 जनरेशन या 5 जनरेशन से सिल्क जो प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाती है,
मल्टी वॉलेटाइल। लेकिन एशिया महाद्वीप में कुछ प्रदेश या कुछ देश ऐसे हैं जहां पे अधिकतर टाइम क्या रहती है, सर्दियां रहती है। ठीक है, जैसे अपन अपने ही बात करते हैं तो कश्मीर के अंदर देख लो, बर्फीला इलाका रहता है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसे प्रदेशों में क्या होता है, एक साल में सिर्फ एक ही फसल प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, यूनिवॉलेटाइल। ठीक है, यानी कि 1 ईयर में सिर्फ 1 टाइम, वन टाइम जो फसल प्राप्त की जाती है उसको यूनिटाइल, यूनिवॉलेटाइल, और जहां पे 2 फसल प्राप्त की जाती है उनको बायोवॉलेटाइल कहा जाने लगा। ठीक है, ये तो हो गई इसके फसलों के बारे में, बॉम्बेक्स मोराई की। ठीक है, और ये किस प्रकार का सिल्क प्रोड्यूस करता है, व्हाइट एंड येलो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। किसकी क्लासिफिकेशन की, तो मैंने कहा था कि जो बॉम्बेक्स मोराई होती है वो कैसा करती है, व्हाइट एंड येलो। लेकिन कुछ फैमिली की ऐसी स्पीसीज होती है जो उनके अलावा भी सिल्क प्रोड्यूस करती है, जिनका रंग व्हाइट या येलो ना होके कुछ अलग टाइप का होता है, उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा था कि सेरिकल्चर के अंदर जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो एक प्रकार का स्लब होता है। क्या होता है, स्लब। तो स्लब को अपन इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉथ कहते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉथ। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। फाइलम क्या बताया था मैंने इसका, याद है, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने सेकेंड ईयर में बताए थे, और अभी भी बता देता हूँ कि आर्थ्रोपोडा की जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो सही रूप से होते हैं। काइटिन की लेयर पाई जाती है, खुला गिल्स जो रेस्पिरेशन करता है वो गिल बुक या लंग बुक से करता है या ट्रेकिया के माध्यम से करता है। ठीक है, और इनमें एंटीन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लास की। तो क्लास मॉथ क्या है, एक प्रकार का क्या है, अभी मैंने कहा था कि जो रेशम कीट या सिल्क प्राप्त करता है, जो रेशम कीट होता है वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है, ये कहा था ना। तो मैं फिर से बोला हूँ कि कीट, तो कीट को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्ट। तो वही क्या हो जाएगी इसकी क्लास। और क्लास का अपन जानते हैं कि जो क्लास होती है उसके लास्ट में टा शब्द बोलता है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन में इसकी क्लास क्या हो जाएगी, इंसेक्टा। इंसेक्टा इसकी क्लास है। अब बात करते हैं इसकी ऑर्डर की। किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर जो है इसका लेपिडोप्टेरा, हाँ लेपिडोप्टेरा। आगे बात करते हैं इसकी फैमिली की। किसकी, फैमिली की। तो फैमिली में मैंने कहा था कि अभी अभी अपन जस्ट मैंने अभी पहले कहा था कि बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई ये किस प्रकार का सिल्क प्रोड्यूस करता है, व्हाइट और येलो। ठीक है, या तो इसका व्हाइट होगा या येलो होगा। लेकिन कुछ फैमिली के, कुछ अन्य फैमिली के भी क्या होते हैं, बहुत होते हैं जो अलग टाइप का क्या करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जैसे थोड़ा माइंड पे जोर डाला करो। ठीक है, तो एक तो हो गया बॉम्बिसिडी, बॉम्बी सीडी, और दूसरा है ये आएगा एंड
स्टेनिडी, ये इसकी दो क्या होती है, दो फैमिली होती है जिसके सभी मोथ क्या करते हैं, सिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके जीनस की, तो जीनस क्या होगा, मोराई होगा या बॉम्बिक्स होगा। तो इसकी जो जीनस है वो बॉम्बिक्स होगा और स्पीशीज क्या हो गई, मोराई स्पीशीज हो गई। ठीक है, अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया था वो लिनियस ने किया था। तो अपन जब भी लिखते हैं तो क्या कर देते हैं, LINN, ये क्या कर देते हैं, कोष्टक में कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि जो इसको क्लासिफिकेशन किया था वो लिनियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन की बात की। फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्ट, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली दो टाइप की होती है, बॉम्बिसिडी और स्टेनिडी, जीनस होता है बॉम्बिक्स और स्पीशीज मोराई। ठीक है, ये तो भी बॉम्बिक्स मोराई की बात। और अगर अपन स्टेनिडी की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप के मोथ पाए जाते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके बॉम्बिसिडी और स्टेनिडी में पाए जाने वाले मोथ की। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टेनिडी के मोथ। ठीक है, स्टेनिडी के मोथ की बात करते हैं। तो बॉम्बिक्स मोराई कौन से में आता है, बॉम्बिक्स मोराई किसमें आता है, बॉम्बिसिडी में। तो बॉम्बिक्स मोराई तो स्टेनिडी में तो आने से रही। तो बॉम्बिक्स मोराई इसमें आएगा नहीं, स्टेनिडी में। स्टेनिडी के अंदर अपन बात करते हैं 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के स्पीशीज पाई जाती है, 6 प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से पहले है एंथेरिया, वेफिया। इसको जो लोकल लैंग्वेज है इसकी वो है टर्सर, सिल्कवॉर्म। ठीक है, टर्सर, सिल्कवॉर्म, एंथेरिया, फेलिया, ये सबसे इसकी सबसे पहली स्पीशीज है जो भारत, चाइना और श्रीलंका में ये मिलती है। ठीक है, यानी कि अपन कहते हैं बॉम्बिक्स मोराई तो कहाँ की है, चाइना की, लेकिन भारत के अंदर भी ऐसी स्पीशीज पाई जाती है जो सिल्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन भारत को इसका पहले से ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही ये पद्धति भारत में या सभी देशों में आई तो उन्होंने क्या किया, अपने देश में भी ऐसी स्पीशीज को जानने की या सर्च किया कि क्या ऐसी स्पीशीज अपने यहाँ पे भी पाई जाती है जो जिसपे अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो उसमें से कुछ स्पीशीज निकल के आई, जिसमें से पहली थी एंथेरिया फेविया। एंथेरिया फेविया ये टसर सिल्कवॉर्म कहलाती है, जो बेर, साल, गुल्लर तथा ओक के पेड़ों पे पाए जाते थे और उन्हीं की पत्तियों को खा के ये क्या करते थे, सिल्क का प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, लेकिन ये एक पालतू सिल्क नहीं है, पालतू सिल्क नहीं है, ये जंगलों पे इनके कोकून पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको अपन पाल नहीं सकते। दूसरा जो है वो है एंथेरिया एसामेनेसिस, इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं मूंगा सिल्क वॉर्म। क्या कहते हैं, इसका जो लोकल है वो है मूंगा सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये
सेमी सेमी डोमिटेड एनिमल होता है जो दालचीनी के पत्तों पे या इसके जो लार्वा होते हैं वो दालचीनी के पत्ते या मेंचिलिस के पत्तों पे पाए जाते हैं। यानी कि इसका जो लार्वा होता है वो क्या करता है, मेंचिलिस या दालचीनी के पत्तों का क्या करता है, भोजन करता है और उनसे जो लार बनती है उसको बाहर प्रोड्यूस करता है। और ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है मोस्टली भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और ये पालतू एनिमल होता है, इसका पालन किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो है तीसरी जो स्पीसीज है वो है एंथेरिया। एंथेरिया पेनी। एंथेरिया पेनी स्पीसीज है जो ओक सिल्क वॉर्म कहलाता है। इसका जो लोकल शब्द है, क्या लोकल जो इसको नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ओक सिल्क वॉर्म। ठीक है, एंथेरिया पेनी ओक सिल्क वॉर्म कहलाता है। ये जो होता है वो चीन, जापान और अपने हिमालय की तराई, ये कहाँ कहाँ मिलता है, चीन में भी मिलता है और जापान में भी। और इसकी ही कुछ अलग स्पीसीज जो अपने हिमालय में पाई जाती है। हिमालय में जो इसकी अलग स्पीसीज पाई जाती है वो एंथेरिया रोयली, एंथेरिया रोयली। और जापान में जो इसकी स्पीसीज मिलती है वो है एंथेरिया यामई। ये दो अलग अलग स्पीसीज इसकी और होती है, किसकी, एंथेरिया पेनी की दो स्पीसीज और होती है, एंथेरिया रोयली और एंथेरिया यामई। ये एंथेरिया रोमई जो होती है हिमालय में पाई जाती है और जापान में पाई जाती है, वो एंथेरम यामाई पाई जाती है। ठीक है, ये भी पालतू एनिमल होता है, इसका भी पालन कल्चर किया जाता है। फोर्थ जो स्पीसीज है वो है जो चौथी जो स्पीसीज पाई जाती है वो है थैलियोफिलिया रिलीजियोसी। हाँ, थैलियोफिलिया रिलीजियोसी। ये जो स्पीसीज होती है इसका जो लोकल नेम है वो है देव मूंगा सिल्कवॉर्म। ये जो स्पीसीज है ये इस पर एक बहुत मजबूत सिल्क का प्रोडक्शन करता है, इतना मजबूत होता है जिससे इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए। जो जाल बनाया जाता है वो इसी देव मूंगा सिल्क का ही बना हुआ होता है, जो अपने भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी और हिमालय में मिलता है। ठीक है, जो थियोफिलिया जो रिलिजियसी देव मूंगा सिल्कवॉर्म है वो अपने उत्तर प्रदेश और हिमालय में मिलता है। इसका जो लार्वा होता है वो फाइकस पे पाया जाता है, किस पे, फाइकस पे मिलता है। और इसका जो सिल्क होता है वो खुरदरा और भूरे कलर का होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बनाया जाता है। अगली जो स्पीसीज है वो एटस एटस एल्टस
एक्टस एल्टस होती है, ये जो होती है ये कहलाती है जायंट सिल्क वॉर्म। इसका जो लोकल नेम है वो क्या है, जायंट सिल्क वॉर्म। एटस एटलस, ये जो एल्टस जो स्पीसीज है वो कहलाती है जायंट सिल्क वॉर्म। ये भारत और मलेशिया में होती है। और ये जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, एटस एल्टस, ये इंसेक्टा वर्ग है। अपन बात करते हैं सभी इंसेक्ट की, सभी इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो ये सभी इंसेक्ट में सबसे बड़ा होता है। और ये बड़ा होता है लगभग 11 इंच, ठीक है। जो इसकी साइज होती है इसके पंखों की, इसकी नहीं, इसके पंखों की जो साइज होती है वो 11 इंच बड़ी होती है। और ये इंसेक्टा वर्ग का सबसे बड़ा कीट होता है, ठीक है। ये भी पालतू एनिमल है। और अगला जो अंतिम है वो है एटकस, हाँ, एटकस रिनेई, सॉरी रिनेई नहीं है, रिचेनी है। एटस रिचेनी, एटस रिचेनी। और इसका ही दूसरा नाम है एटस एटस रिचेनी। ठीक है, ये 6 इसके स्पीशीज होती है। जो कौन सी है, स्टेनिडी जो फैमिली है। अपन बात करते हैं सिल्क वॉर्म मॉथ की, ठीक है। सिल्क वॉर्म या मॉथ की बात करते हैं तो इसके जो सिल्क जो मॉथ होते हैं, दो फैमिली, आर्थ्रोपोडा की दो फैमिली से होते हैं। एक तो होते हैं स्टेनिडी और दूसरा होता है बॉम्बेसिडी, ठीक है। बॉम्बेसिडी में एक ही एनिमल मिलता है, बॉम्बिक्स मोराई। और स्टेनिडी के अंदर 6 स्पीशीज पाई जाती है। एंटेरिया फेलिया, जिसको डेसर्ट सिल्क वॉर्म कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, जंगलों में, जंगलों में मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है एंटेरिया एसमेनिसिस, ये होता है मूंगा सिल्क वॉर्म। ये मूंगा सिल्क का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार के अंदर मिलता है। ये जो मिलता है ये कहाँ कहाँ मिलता है, चीन में मिलता है, भारत में मिलता है और श्रीलंका में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन इसकी फसलें तैयार नहीं की जा सकती क्योंकि ये जंगलों में बेर, साल, गुगर, ओक आदि की पेड़ों पे पत्तियों पे पाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एंटीरिया असोमेसिस मूंगा सिल्क वॉर्म। ये मूंगा सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार के अंदर मिलता है। ये पालतू एनिमल है, इसको पाला जा सकता है। तीसरा एंटेरिया फुनेई या ओक सिल्क वॉर्म, ये चीन, जापान, हिमालय के अंदर मिलता है। हिमालय के अंदर इसकी एंटेरिया रोलेई और जापान के अंदर एंटेरिया यामाई स्पीशीज मिलती है। चौथा जो है वो है थायोफिलिया रेलिजियसी। ये देवमूंगा सिल्क वॉर्म कहलाता है, जो सबसे मजबूत सिल्क होता है, जिसका उपयोग मछलियों का जाल बनाने में किया जाता है। एटस एटलस जो जायंट सिल्क वॉर्म होता है, ये एनिमल सबसे बड़ा होता है और इसका सिल्क भी कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। अगला जो है एटकस रेचिनी या एटकस रिसेनी, ये भी सिल्क प्रोड्यूस करता है, जो दूधिया कलर का होता है, ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं बॉम्बेक्स मोराई की, तो बॉम्बेक्स मोराई का ये जो स्पीशीज होती है बॉम्बिक्स मोराई, ये सबसे उपयुक्त स्पीशीज होती है और सभी एनवायरनमेंट में इसका कल्चर करना आसान है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज में लिया जाता है। और अगर एक दो जो सबसे बड़ा रीजन है इसका कल्चर करना, वो है इसकी खुद की स्पीशीज को बचाए रखना, क्योंकि ये प्राकृतिक या नेचर रूप से अपनी स्पीशीज को बनाए रखने में असक्षम है।
ठीक है, तो इसको इसकी जो कल्चर करने का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है इसकी स्पीसीज को बनाए रखना। ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई। तो बॉम्बिक्स मोराई का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें, वो तो क्या देखा था अपन, सिल्क मोथ का क्या देखा था क्लासिफिकेशन। अब अगर बात करें अपन बॉम्बिक्स मोराई की, तो बॉम्बिक्स मोराई का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली बोम्बिसिडी, जीनस बॉम्बिक्स और स्पीसीज मोराई। अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया, बॉम्बिक्स मोराई का। ये अगर इसको अपन इसका ओरिजिन देखें तो कहाँ हुआ था, चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये नेचुरल रूप से कहाँ कहाँ की स्पीसीज है, चाइना की। इसका सभी देशों में किया जाने लगा है, कल्चर किया जाने लगा है, और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सिल्क प्रोडक्शन। तो मेन इसका जो कल्चर किया जाता है वो एक तो है सिल्क प्रोडक्शन और दूसरा है इसकी सीड्स। कंजर्वेशन ऑफ